Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Today we are going to start the second lecture of the course Circuit and Electromagnetic Waves, BS Physics Semester 3. In this lecture we are going to study about the unit of current, the conventional direction of current, and the current density. Whereas in the previous lecture we have discussed about some basic concepts of current and about and related equations. तो आज के लेक्चर में हम करंट की यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले लेक्चर में आप लोगों ने ये देखा था कि करंट जो है ये बेसिकली इक्वल है आई जो है ये इक्वल है डी क्यू ओवर डी टी के। और करंट के बारे में ये आप जानते हैं कि करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पे जो चार्जेस हैं, चार्ज के बारे में, चार्ज की यूनिट जो है ऐसा यूनिट ये कूलम है और टाइम की यूनिट जो है ये सेकंड है। नाउ वी विल डिफाइन 1 एम्पेयर। 1 एम्पेयर is basically amount of current when 1 coulomb charge passes through a conductor in a 1 second। यानी अगर किसी भी कंडक्टर में से, चाहे ये आपके पास कॉपर की वायर है या एल्युमिनियम है या कोई दूसरा कंडक्टर है, इस वायर में अगर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास आउट होता है, 1 कूलम चार्ज गुजरता है, तो करंट जो है इसकी अमाउंट 1 एम्पेयर होगी। करंट बेसिकली स्केलर क्वांटिटी है और आप ये जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी की कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसी को अगर हम इक्वेशन I इज़ इक्वल टू डी क्यू ओवर डी की मदद से समझने की कोशिश करें तो आप ये जानते हैं कि चार्ज जो है ये भी आपके पास बेसिकली स्केलर क्वांटिटी है और टाइम जो है ये भी स्केलर क्वांटिटी है। सो करंट भी आपके पास जो है ये स्केलर है। अब आप ये देखेंगे फिगर नंबर 2.1। इस फिगर में आप ये देख सकते हैं कि जो बेसिकली ये करंट फ़्लो कर रहा है एक वायर में से, जो एक पॉइंट पे यहाँ पे जंक्शन है और इस जंक्शन से ये वायर जो है ये फर्दर 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो रही है। तो जंक्शन से पहले करंट आई नॉट जो है ये फ़्लो कर रहा है टुवर्ड्स द जंक्शन, और जंक्शन से ऑनवर्ड आप ये देख सकते हैं कि ये करंट आई नॉट जो है ये स्प्लिट हो रहा है 2 ब्रांचेस में, I1 और I2 में। तो आपके पास जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो फ़्लो करेगा टुवर्ड्स दिस जंक्शन, this amount of charge should be equal to the charge that is leaving this junction। तो आप जो आपके पास जो टोटल अमाउंट है चार्ज की, ये आपके पास कंज़र्व रहेगी। जैसा कि मेस जो है ये कंज़र्व है, सिमिलरली आपके पास चार्ज जो है ये भी ये कंज़र्व रहता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। इसी तरह से अगर आप फिगर नंबर 2.1 बी को देखें तो इस फिगर में आप ये देख सकते हैं कि एक ये जो वायर है इसकी रीओरिएंटेशन आपको दिखाई दे रही है। ये आपके पास इसकी रीओरिएंटेशन है। तो चार्ज की अमाउंट पे और आपके पास करंट की अमाउंट पर वायर की रीओरिएंटेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। इस टॉपिक में आप करंट की एक्चुअल डायरेक्शन के बारे में और करंट की जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है इसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोग ये जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर में करंट की फ़्लो की बेसिक रीज़न जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये हम इससे पिछले लेक्चर में ये डिस्कस कर चुके हैं कि मेटल्स में आपके पास जो है ये आपके पास जो है वो एक्सेस अमाउंट होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की।
ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये कंडक्शन बैंड के अंदर मौजूद होते हैं और इन पे न्यूक्लियस का आलमोस्ट न्यूक्लियर फोर्सेस का कोई इम्पेक्ट या कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। तो चार्जेस का जो फ़्लो है, जब भी हम चार्जेस की फ़्लो की बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ करंट, तो आप बेसिकली बात कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो की। तो बेसिकली जब भी करंट फ़्लो करेगा तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स फ़्लो कर रहे हैं। लेकिन कन्वेंशनली, चूँकि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आप ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है, और अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करते हैं तो एज अ रिज़ल्ट हमें करंट को जो है वो उसके लिए नेगेटिव टर्म यूज़ करना पड़ेगी ड्यू टू द नेचर ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए इस इफ़ेक्ट को हम करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन जो है वो यूज़ करते हैं बेसिकली। और करंट की जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है वो आपके पास बेसिकली जैसा कि ये लिखा हुआ है, कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन इज सच दैट इन विच पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स वुड बी फोर्स्ड टू मूव थ्रू द लूप बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें हम ये कंसीडर करते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस जो है ये मूव कर रहे हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पॉजिटिव चार्जेस जो हैं ये मूव करेंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। और एक्चुअली आप ये जानते हैं कि आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। तो आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि करंट की जो एक्चुअल डायरेक्शन है वो क्या है, और कन्वेंशनली हम करंट जो है इसके लिए क्या डायरेक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, इस कन्वेंशन की दुरुस्त होने के लिए आर्गूमेंट आपके पास साइंटिफिक आर्गूमेंट या इसके का जो फिज़िकल आर्गूमेंट है वो ये है कि आपके पास बेसिकली किसी भी सिचुएशन जिसमें आपके पास नेगेटिव चार्जेस मूव करेंगे सर्किट में किसी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में, तो आपके पास इक्विवेलेंटली पॉजिटिव चार्जेस जो है वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। तो आपके पास बेसिकली जो फ़्लो है चार्जेस का नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये आपके पास इक्विवेलेंट है फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। जो दूसरी कन्वेंशन जो है वो आपने याद रखनी है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के हवाले से, वो आपके पास ये है कि जब भी आपके पास कोई कम्प्लेक्स सर्किट होगा जिसमें आपके पास जो करंट फ़्लो करेगा टुवर्ड्स द जंक्शन और करंट लीव करेगा फ्रॉम द जंक्शन, इस केस में आपके पास जैसा कि आपने अभी एक फ़िगर देखी थी, फिगर 2.1, इस फिगर में आप फिगर 2.1 ए और बी दोनों जो फिगर्स हैं इसमें आप ये देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे ये जंक्शन है और इस जंक्शन जो है इसकी तरफ करंट फ़्लो कर रहा है आई नॉट, और इस जंक्शन से जो करंट लीव कर रहा है ये आपके पास ये करंट जो है ये I1 और I2 है। तो कन्वेंशनली आपके पास जो करंट I0 है जो फ़्लो करेगा टुवर्ड्स द जंक्शन, ये इक्वल है जो करंट लीव करेगा फ्रॉम द जंक्शन। The next topic is current density. आपके पास कुछ सिचुएशंस इस तरह की होती हैं कि जिसमें आप करंट के साथ साथ करंट डेंसिटी जो है इसके साथ भी इंटरेस्टेड होते हैं। इसके लिए आप जैसा कि इस फिगर में आपको एक कंडक्टर जो है इसका एक सेक्शन दिखाई दे रहा है फिगर 2.2 जो है, और आपको जो अप एरो है ये एरो आपको करंट की डायरेक्शन के बारे में बता रही है कि करंट जो है ये फ़्लो कर रहा है फ्रॉम द लेफ़्ट टू द राइट डायरेक्शन इन द कंडक्टर ऑन द स्क्रीन। और आपको इस कंडक्टर में जो चीज़ आप देख सकते हैं इसकी शेप के बारे में,
तो आपके पास जो लेफ़्ट पोर्शन है इस कंडक्टर का, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कंडक्टर का ज़्यादा है, और आपके पास जो राइट साइड पे कंडक्टर का जो सेक्शन है यहाँ पे कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। तो इस तरह की सिचुएशंस में आप करंट डेंसिटी जो है वो इस टर्म जो है इस फिज़िकल क्वांटिटी से आप उससे ज़्यादा आपकी इंटरेस्ट होगी। सो द करंट डेंसिटी इज़ बेसिकली इट इज़ अ लोकलाइज्ड टर्म। आप ये कह सकते हैं कि अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात करेंगे तो आप करंट की बात करेंगे, लेकिन अगर आप किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया को कंसीडर कर रहे हैं या किसी लोकलाइज पोर्शन जो है कंडक्टर का इसको कंसीडर करेंगे, तो इस केस में आपके लिए जो सिग्निफिकेंट फिज़िकल क्वांटिटी है वो करंट डेंसिटी है। करंट डेंसिटी बेसिकली करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन है ये वही डायरेक्शन होगी जो कि चार्जेस जो है इनकी जो वेलोसिटी है, चाहे ये पॉजिटिव चार्जेस हैं या नेगेटिव चार्जेस हैं, तो इन चार्जेस की जो डायरेक्शन है इस पर्टिकुलर सेक्शन में वही डायरेक्शन होगी आपके पास करंट डेंसिटी। इससे आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बेसिकली करंट डेंसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, और करंट डेंसिटी को आप कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। मैं अब लेक्चर के नेक्स्ट पेज पे स्विच हो जाता हूँ। जैसा कि आप डेंसिटी के बारे में जानते हैं, डेंसिटी अगर हम बात करें मेस की, तो मेस पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज़ बेसिकली डेंसिटी। और आपके पास ये डिपेंड करता है बॉडी की शेप पे। अगर आपके पास बॉडी जो है वो वन डायमेंशनल शेप की है, तो इस केस में आपके पास जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो उसका वॉल्यूम नहीं होगा बल्कि लेंथ होगा, जिसको आप लीनियर डेंसिटी का नाम देते हैं। तो इसी तरह से बाज़ बॉडीज़ जो टू डायमेंशनल शेप की हैं, जैसे सिलेंड्रिकल शेप है, तो इस केस में आपके पास जो बॉडी का एरिया है ये सिग्निफिकेंट क्वांटिटी है। इस केस में आप एरियल डेंसिटी की बात करते हैं जो आपके पास मेस पर यूनिट एरिया के बराबर होती है। और अगर आपके पास बॉडी जो है जो थ्री डायमेंशनल बॉडी है, जिसकी तीनों डायमेंशंस एग्जिस्ट करती हैं, उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीज़ें हैं, तो इस केस में आप वॉल्यूम डेंसिटी की बात करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द कंडक्टर्स, अगर हम करंट डेंसिटी की बात करें, जैसा कि तो करंट डेंसिटी जो है ये बेसिकली करंट पर यूनिट एरिया के इक्वल है। और यहाँ पे एरिया की बात क्यों कर रहे हैं, तो इसकी जो सिंपल रीज़न है, चूँकि आपके पास जो वायर्स हैं ये आपके पास, आप ये कह सकते हैं कि ये टू डायमेंशनल हैं। इनमें दो आपके पास डायमेंशंस होती हैं, नंबर वन इज़ इट्स लेंथ एंड नंबर टू इज़ इट्स विड्थ। तो इसलिए हम करंट डेंसिटी जो है इसको ये डिफ़ाइन करते हैं, इट इज़ द करंट पर यूनिट एरिया थ्रू एनी एलिमेंट ऑफ कंडक्टर। और अगर हम करंट आई की बात करें, तो करंट आई को हम इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी लिख सकते हैं, आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रल जे डॉट डी ए। तो करंट डेंसिटी जो है आप करंट को करंट डेंसिटी की फॉर्म में, जैसा कि आप इस इक्वेशन में आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो मैथमेटिकली आपके पास ये इक्वेशन अगर आप इसको डिस्क्राइब करें तो आप ये कह सकते हैं कि करंट जो है ये बेसिकली डॉट प्रोडक्ट है करंट डेंसिटी और यूनिट एरिया डी ए का। तो अब हम फर्दर इस इक्वेशन को अगर आपके पास यूनिट एरिया और करंट डेंसिटी की डायरेक्शन सेम हो, तो इस केस में आपके पास जो एंगल है between current density and unit area, it should be equal to 0, and you know that cos of 0 is equal to 1. In this case you can rewrite this equation
आप इस केस में इस इक्वेशन को रीराइट कर सकते हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी, दिस इज़ बेसिकली इक्वल टू ए बी काज ऑफ थीटा, और थीटा चूँकि इस केस में ये ज़ीरो है तो आपके पास काज 0 1 होगा, और आपके पास ये टर्म जो है ये यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगी। तो एज अ रिज़ल्ट आप लिख सकते हैं आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जे डी ए। करंट डेंसिटी आपके पास किसी भी कंडक्टर के लिए ये आपके पास जो है ये किसी सेक्शन के लिए ये कांस्टेंट रहेगी, और इसलिए आपको चूँकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है इसको आप इंटीग्रल से बाहर ले सकते हैं। तो आप इस इक्वेशन को फर्दर ये देख सकते हैं कि आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं इन फॉर्म ऑफ जे इंटू इंटीग्रल ऑफ डी ए, एंड द इंटीग्रल ऑफ डी ए इज़ फर्दर इक्वल टू कैपिटल A, that is the area. So I is equal to J into A, and further we can rewrite this equation as J is equal to I upon A. From here we can again revise our equation, our definition for the current density, that was current is basically the the current density is basically current per unit area. इस इक्वेशन से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि करंट डेंसिटी की आपके पास यूनिट जो है ये क्या होगी। तो करंट की यूनिट आप ये जानते हैं कि करंट की यूनिट एम्पेयर है, और एरिया जो है इसकी एसआई यूनिट ये मीटर स्क्वायर है। तो आपके पास करंट डेंसिटी की यूनिट जो है ये एरिया पर मीटर स्क्वायर होगी, और मोस्ट ऑफ़ द केसेस में चूँकि आपके पास कंडक्टर्स जो हैं ये इनकी जो डायमेंशन है ये स्मॉल होती है, इनका जो डायमेंशन मीन इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये कम होता है, तो आप इस यूनिट को एम्पेयर पर सेंटीमीटर स्क्वायर और मिलीमीटर स्क्वायर जो है इसकी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जिस तरह के आपने जो सेमेस्टर 2 का जो कोर्स था इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इसमें आपने ये देखा था कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप करंट डेंसिटी जो है इसको भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी फिगर में। फिगर 2.2 में आप ये देख सकते हैं कि आपके पास ये जो आपके पास सेक्शन है एक कंडक्टर का, इसमें आपके पास ये जो लाइंस हैं विद इन द कंडक्टर, ये लाइंस आपको जो है ये स्ट्रीम लाइंस जो हैं ये करंट डेंसिटी की डायरेक्शन शो कर रही हैं। सेकेंडली यहाँ पे जो आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको आपने याद रखना है वो आप इस फिगर को अगर देखें तो इसमें आपके पास करंट जो है ये फ़्लो कर रहा है फ्रॉम द लेफ़्ट डायरेक्शन टू द राइट डायरेक्शन। अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करूं तो इस कंडक्टर में ये जो वाइडर पार्ट है ये वाइडर पार्ट से करंट फ़्लो कर रहा है नैरोअर पार्ट की तरफ, और इस केस में करंट जो है ये तो इसकी अमाउंट टोटल अमाउंट ऑफ करंट ये तो कांस्टेंट रहेगी इस कंडक्टर में, लेकिन आपके पास जो करंट डेंसिटी है ये कांस्टेंट नहीं है। ये आपके पास इस जो कंडक्टर है जहाँ पे आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है यहाँ पे करंट डेंसिटी कम होगी, और जिस पार्ट में ये जो दूसरा पार्ट जो जिसको मैं इनसर्कल कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ दैट कर्सर, तो इस पार्ट में आपके पास करंट डेंसिटी जो है ये ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में यहाँ पे जो स्ट्रीम लाइंस हैं अगर इनकी बात करें तो जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान जो म्यूचुअल डिस्टेंस है ये कम होगा वहाँ पे करंट डेंसिटी ज़्यादा होगी, और वो रीजन जहाँ पे फील्ड लाइंस के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पे करंट डेंसिटी कम होगी। तो इससे आप ये कंक्लूड करते हैं कि आपके पास वो कंडक्टर्स जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा वहाँ पे करंट डेंसिटी ज़्यादा होगी, या जैसा कि अभी जो आपको फिगर आपको दिखाई इस फिगर में जहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है कंडक्टर का वहाँ पे करंट डेंसिटी ज़्यादा है, और कंडक्टर का वो एरिया जहाँ पे
क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है वहाँ पे करंट डेंसिटी कम है। तो आज का जो लेक्चर है इसमें आप लोगों ने करंट की यूनिट के बारे में पढ़ा, उसके बाद आपने करंट की जो कन्वेंशनल और एक्चुअल डायरेक्शन है इसको आपने समझा, और उसके बाद आपने एक नई फ़िज़िकल क्वांटिटी जिसे आप आई थिंक के पहले फेमिलर नहीं है, ये करंट डेंसिटी है, इसके बारे में आपने ये देखा कि करंट डेंसिटी क्या है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है और इसकी एसआई यूनिट क्या है। और आपने ये भी समझा कि आपके पास अगर कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ रीजन्स में कम और ज़्यादा है, यानी कि आपके पास फ्लक्चुएशन है क्रॉस सेक्शनल एरिया में, तो इस केस में आपके पास करंट डेंसिटी जो है ये क्या होगी। तो आज का जो लेक्चर है ये यहाँ पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।